हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरुज एमसीक्यू क्लासेस। तो अब हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो क्लास 10 का चैप्टर है उसका पार्ट 9 करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ स्टूडेंट एडेड जिंक ग्रैन्यूल्स टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। कोई एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसमें किसी ने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिया। अब ये जो 3 ऑप्शन मैंने दिया है उन सब में करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा जो उस स्टूडेंट ने देखा। तो ये देखिए 3 जो ऑप्शंस मैंने दिया है वो है जिंक ग्रैन्यूल्स हैव नो रेगुलर शेप, है ना, कि या तो उसमें उस टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है कि अब जिंक ग्रैन्यूल्स का शेप जो है वो रेगुलर नहीं है। नंबर 2, क्या उस स्टूडेंट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिंक ग्रैन्यूल्स जो है सिल्वरी ग्रे कलर है, या फिर उस स्टूडेंट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिंक ग्रैन्यूल्स का जो कलर है वो चेंज होकर ब्राउनिश ब्लैक हो गया है। तो इसमें से कौन सा ऑब्ज़र्वेशन उस स्टूडेंट ने जिंक ग्रैन्यूल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक टेस्ट ट्यूब में डालकर देखा। तो जब जिंक ग्रैन्यूल्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि एक टेस्ट ट्यूब में उस स्टूडेंट ने लिया था उसमें जब उसने जिंक ग्रैन्यूल्स डाला तो उसके बाद इन तीनों में कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है उसने ऑब्ज़र्व किया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, तीनों ऑब्जर्वेशंस उसने देखा। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जिंक ग्रैन्यूल्स आर सिल्वरी ग्रे ऑफ वेरिएबल साइजेस। तो जिंक ग्रैन्यूल्स जो है वो सिल्वरी ग्रे कलर का वेरिएबल साइज़ का उसने ऑब्ज़र्व किया, और वो जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट उसमें से जिंक ने क्या किया, चूँकि मोर रिएक्टिव मेटल है तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से और ब्राउनिश कलर में वो चेंज हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। When a student added zinc granules to dilute HCl, a colorless and odorless gas was evolved। जब एक स्टूडेंट ने एक टेस्ट ट्यूब में उसने dilute HCl लिया था, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाला, तो उसमें क्या हुआ कि कलरलेस एंड odorless गैस इवॉल्व हुआ था। उसने कैसे ये गैस को ऑब्ज़र्व किया, तो उसने एक बर्निंग मैच स्टिक को लिया इसके और उसके सामने रखा, तो उसे समझ में आ गया कि ये गैस इवॉल्व हो रहा है। तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, उस मैच स्टिक को बर्न करने के बाद उसने ऐसा क्या ऑब्ज़र्व किया कि उसको पता चला कि यहाँ एक गैस इवॉल्व हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि पॉप साउंड आया। ठीक है, तो जैसे ही उसने मैच स्टिक जलते हुए मैच स्टिक को सामने रखा तो उसमें से एक पॉप साउंड आया, तो उसे समझ में आ गया कि जैसे ही गैस जो है वो लाइट के सामने आया तो वो एक पॉप साउंड दे रहा है। दैट्स वाई उसने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर एक गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, हाइड्रोजन गैस पुट्स ऑफ अ बर्निंग स्प्लिंटर विथ अ पॉप साउंड। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड दिया वो बर्निंग स्प्लिंटर जो है वो ऑफ हो गया, है ना। एक तेज़ साउंड की वजह से जो आग होता है वो बुझ जाता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो अपने प्रेजेंट होने का सबूत कैसे देता है, तो एक पॉप साउंड करता है। जैसे ही पॉप साउंड आए समझो वहाँ हाइड्रोजन गैस है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर क्लोराइड जो है उसको जब आप सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। नंबर 2 है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नंबर 3 है फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन। नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में आया है ना। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा गया। सनलाइट मतलब ही हो जाएगा आपका वहाँ पर फोटोकेमिकल। जैसे ही किसी एलिमेंट्स को आप सनलाइट में रख रहे हो और वहाँ पे कुछ अलग चीज़ कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ फोटोकेमिकल तो हो रहा है। अब हमें ये ध्यान रखना है वहाँ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है या कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है तो वो सिल्वर मेटल देता है। एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, अंडर सनलाइट सिल्वर सॉल्ट गेट्स। सिल्वर क्लोराइड अब बोलो या फिर सिल्वर सॉल्ट बोलो, है ना। तो सिल्वर सॉल्ट गेट्स डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको फोटोकेमिकल सनलाइट की वजह से, और चूँकि ये डिकम्पोज होता है इसलिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ लेड 2 नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड आर मिक्स टुगेदर। अगर हम पोटासियम आयोडाइड के साथ लेड 2 नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स कर दें तो जो हमें इसमें क्या होगा कि प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो किस कलर का होगा, है ना। और
मैं एक्सप्लेन भी कर दी हूँ कि ये कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा। तो लीड नाइट्रेट को जब आप पोटासियम आयोडाइड में डालेंगे तो वो बनेगा लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड बनेगा प्रेसिपिटेट, और ये येलो कलर का होता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेट का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब भी कोई दो चीज़ को हम मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में मटेरियल आपको दिखेगा जो उस सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, जो कि फिर उस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल हो जाता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो वो तो सॉल्यूशन में अलग हो गया और सॉलिड फॉर्म में हो गया, तभी वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो वो जो प्रेसिपिटेट है वो येलो कलर का होता है और उस प्रेसिपिटेट का नाम है लेड आयोडाइड। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स। कोई एक सब्सटेंस है जिसका नाम एक्स है, उसके सॉल्यूशन को वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उस एक्स सब्सटेंस का नाम क्या है? तो उस एक्स सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को, अब हम जब वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें पानी भी मिक्स किया जाता है। तो जैसे ही वो पानी को मिक्स किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, फिर उसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। ऑक्सीडेशन, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 रिड्यूसिंग एजेंट, नंबर 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ए में है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर बी में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज़, नंबर सी में इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज़, नंबर डी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन का मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो तो वो ऑक्सीडेशन होता है और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो तो वो रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन का तो डी हो जाएगा, रिडक्शन का ए हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, जब कोई भी स्पीसीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जब कोई भी स्पीसीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा। 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी। और एक्सप्लेनेशन में वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें भी आपको मैच करना है। नंबर 1 में केमिकल चेंज, नंबर 2 में फिजिकल चेंज, नंबर 3 एक्सोथर्मिक, नंबर 4 है एंडोथर्मिक। और जो आपका ऑप्शन दिया है वो है ए में एनर्जी रिलीजिंग, बी में रस्टिंग ऑफ आयरन, सी में एनर्जी एब्जॉर्ब, डी में डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल चेंज अब किसको कहते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि केमिकल चेंज जो है वो उसमें कलर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन में देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल चेंज है। फिज़िकल चेंज किसको कहते हैं? जो उसके कंपोजिशन को चेंज नहीं करता है, बस फिज़िकल शेप वगैरह उसका चेंज होता है। तो 2 का डी होगा, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। नंबर 3 में है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं? जब एनर्जी रिलीज़ होता है, तो 3 का ए होगा। एंड एंडोथर्मिक किसको कहते हैं? जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो 4 का सी होगा। एक्सप्लेनेशन में वही सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, नंबर 3 अनप्लीजेंट टेस्ट एंड फुल स्मेल इन फैटी फूड, नंबर 4 ईटिंग अवे ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन होना, तो 1 का ए होगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना, तो 2 का सी होगा। अनप्लीजेंट टेस्ट एंड फुल स्मेल इन फैटी फूड, इसका मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी होना, तो 3 का बी होगा। देन ईटिंग अवे ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इसका मतलब क्या होता है? करोजन होना, तो 4 का डी होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट। इसमें भी आपको मैच करना है। नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 2 है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 3 इंक्रीज इन टेम्परेचर, नंबर 4 है पॉप साउंड। पॉप साउंड से तो आप समझ लो कि सीधा ही हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तो 4 का तो बी हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
अब क्या है, नंबर 1 में इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस जब इवॉल्व होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो 1 का डी हो जाएगा। नंबर 2 में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल, कब जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल हो जाता है तो उसको कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाएगा। तो आंसर 2 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। देन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, 3 का इंक्रीज़ इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाना। टेम्परेचर जब रिलीज़ होता है ना, जैसे कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट मीन्स टेम्परेचर जो है उसका बहुत ज़्यादा हाई है। गर्मी का मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। फिर हमने क्या किया है, एसी चला दिया। एसी चलाने से क्या हुआ कि वो जो रूम का टेम्परेचर है वो जो अभी गर्म था वो धीरे धीरे ठंडा हो गया। इट मीन्स कि टेम्परेचर वहाँ पे कम हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक्ज़ोथर्मिक चेंज हुआ, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो इट मीन्स एक्ज़ोथर्मिक चेंज हुआ, क्योंकि आपकी जो रूम की गर्माहट थी वो बाहर चली गई, टेम्परेचर हमारा बाहर चला गया एसी चलाने की वजह से। तो दैट मीन्स एक्ज़ोथर्मिक चेंज, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का बी करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।